चलिए बात करते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज़ लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया की बात करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी जगह इसको एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट नोट में, लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको पूछा गया है। तो लोकल एनेस्थीसिया इट इज़ बेसिकली रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ रिवर्सिबल लॉस, इट इज़ नॉट अ इरिवर्सिबल लॉस, इट इज़ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ सर्कमस्क्राइब एरिया। तो कुछ सर्कमस्क्राइब एरिया में सेंसेशंस का लॉस हो गया, सेंसेशंस का लॉस हो गया, एंड इट इज़ ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द नर्व एंडिंग और इनिबिशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो या तो एक्साइटेशन को डिप्रेस कर दिया है या फिर कंडक्शन को इनिबिट कर दिया। दो ही मैकेनिज्म है, एक्साइटेशन ऑफ द नर्व और इनिबिशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। किसी भी तरीके से अगर हम ये कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज लोकल एनेस्थीसिया। और जनरल एनेस्थीसिया से बिल्कुल डिफरेंट है ये। जनरल एनेस्थीसिया में टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, पूरी बॉडी एनेस्थेटाइज होती है, और यहां पे सर्कमस्क्राइब एरिया होता है। बात करें इसे क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हम बात करते हैं सोर्स के हिसाब से, तो नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिकली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका कोकेन। कोकेन का इस्तेमाल बहुत साल पहले लोकल एनेस्थीसिया के हिसाब से करते थे, अब जाके लोग इसको कुछ और ही तरीके से इस्तेमाल करने लग गए हैं। कोकेन इज अ नेचुरली अकरिंग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। इसकी खासियत क्या है? बाकी सारे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट वेजोडाइलेटरी इफेक्ट के साथ कैसे मिलेंगे? वेजोडाइलेटरी इफेक्ट के साथ। बट कोकेन हैज इनहेरेंट, खुद की अंदर प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये वेजो कंस्ट्रक्टिव है। इट इज द ओनली लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग बॉम्ब। इसको हम क्या कहेंगे? वॉकिंग बॉम्ब, वॉकिंग बॉम्ब, चलता फिरता बॉम्ब है ये, चलता फिरता बॉम्ब है ये। सो ये कुछ बात हुई नेचुरली अकरिंग लोकल एनेस्थेटिक की, और इसमें हमें वेजो कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसके अंदर इनहेरेंट वेजो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है। सिंथेटिक की बात करें तो हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है एस्टर डेरिवेटिव, जिसमें एस्टर्स की लिंकेज होती है, और दूसरा होता है अमाइड डेरिवेटिव्स, अमाइड टाइप का लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। एस्टर्स में भी दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक तो आता है बेंजोइक एसिड एस्टर, और दूसरा आ जाता है पैरा अमीनो बेंजोइक, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर। एस्टर को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। तो दोनों तरीके कौन से हैं? बेंजोइक एसिड एस्टर और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एस्टर। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सीबीटी, कोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन। कोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड में तीनों पी आ जाएंगे, तीन तरह के पी आते हैं। प्रोपोक्सिकेन, प्रोपोक्सिकेन, दूसरा आ जाता है प्रोकेन, और तीसरा आ जाता है 2 क्लोरो प्रोकेन। तो तीनों तरह के पी आपको पैरामीनो, बिकॉज पैरामीनो का पी से रिलेशन है, तो तीनों तरह के पी आपको मिल जाएंगे, प्रोपोक्सिकेन, प्रोकेन, 2 क्लोरोप्रोकेन। बेंजोइक एसिड एस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीटी, कोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन। अमाइड, बाकी सारे अमाइड में आ जाते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लिग्नोकेन का, जिसको हम जाइलोकेन भी कहते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूपीवकेन का। हम एग्जाम्पल ले लेंगे प्रिडलोकेन का, प्रिडलोकेन। हम एग्जाम्पल ले लेंगे एट्रिकेन, आर्टिकेन, सॉरी, आर्टिकेन, रोपीवकेन। बाकी सारे के सारे आपको देखिए 2 आई आ रहे हैं यहाँ पे। अमाइड में देखना है तो 2 आई देख लीजिए, जहाँ पे 2 आई हैं वो अमाइड टाइप के हैं, और जहाँ पे
इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था, CBT और PPP, किसी में भी डबल आई नहीं आ रहा है। एक सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और है, सेंट क्विनोलिन्स, और इसका एग्जांपल है सेंट ब्यूक्राइडिन। सेंट ब्यूक्राइडीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। अगर हम बात करें इस क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में हम बात करें तो बेंजोइक एसिड एस्टर, पैरामिनो बेंजोइक एसिड एस्टर, अमाइड्स और क्विनोलिन्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट अमाइड से एलर्जिक है तो हम एस्टर्स में चले जाएंगे, अगर पेशेंट एस्टर से एलर्जिक है तो हम अमाइड्स में चले जाएंगे, अगर पेशेंट दोनों से एलर्जिक है तो हम सेंट ब्यूक्राइडिन वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ड्यूरेशन के हिसाब से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपको प्रोकेन मिल जाएगा, शॉर्ट एक्टिंग में आपको लिग्नोकेन वाला पोर्शन मिल जाएगा, इंटरमीडिएट इसमें लिग्नोकेन आई है, लिग्नोकेन तो मिलेगा ही मिलेगा वेजोकंस्ट्रिक्टर के साथ, और लॉन्ग एक्टिंग में ब्यूपीवाकेन 5% ब्यूपीवाकेन या आप एटिडोकेन। अगर ऑप्शन में एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज, अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो गो फॉर एटिडोकेन, ब्यूपीवाकेन से ज़्यादा इसका ड्यूरेशन है रहता है। अब हम बात करते हैं इनका मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एस्टर वाले जो जितने भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो सारे के सारे प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होते हैं, और उसके लिए एंजाइम की जो ज़रूरत पड़ती है दैट इज प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज, सूडो प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज, प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज। अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज की डेफिशिएंसी है तो क्या हम एस्टर्स देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो अमाइड्स की बात कर लें, ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में और माइक्रोजोमल एंजाइम से। अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है, लीवर सिरोसिस है, लीवर सिनोमा प्रॉब्लम है, तो क्या हम अमाइड्स देंगे? नहीं देंगे, हम जाएंगे एस्टर्स वाले एरिया में। लेकिन फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी पेशेंट में प्लाज्मा कोलिन एस्टरेज भी नहीं है, किसी पेशेंट में लिवर डिजीज भी है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? सेंट ब्यूक्राइडीन, सेंट ब्यूक्राइडीन। तो ये बात हुई मेटाबॉलिज्म की। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, सबसे पहला आता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में सबसे पहले आता है 2% लिग्नोकेन HCl, ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट प्रेजेंट होगा। सेकंड जो है वो दैट इज योर वेजोकंस्ट्रिक्टर। वेजोकंस्ट्रिक्टर में आप एड्रेनलिन भी ले सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन भी ले सकते हैं, नॉर एडीआर भी ले सकते हैं, फेलिप्रेसिन भी यूज कर सकते हैं आप। तीसरा क्या यूज कर सकते हैं आप? फेलिप्रेसिन, आप वेजोकंस्ट्रिक्टर यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको किस कंसंट्रेशन में यूज करें, या तो हम 1:80,000 ले, या 1:1 लाख ले और डाइल्यूटेड फॉर्म, या 1:2 लाख ले और डाइल्यूटेड फॉर्म। 1:80,000 हम जनरली ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स में काम में लेते हैं, जहां पे हमें कॉन्सेंट्रेशन वाजोकंस्ट्रिक्टर की ज़्यादा चाहिए होती है। 1 लाख 2 लाख हम जनरली बहुत ही कंजर्वेटिव प्रोसीजर जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कैविटी प्रिपरेशन हो तो हम ये वाला वाजोकंस्ट्रिक्टर को कॉन्सेंट्रेशन हम यूज़ करते हैं। अब इसके फंक्शंस, वेजोकंस्ट्रिक्टर हमने ऐड कर दिया लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन में, तो हमने क्यों किया? सबसे पहला फंक्शन जो है वो है हेमरेज को कंट्रोल करना, क्योंकि ये वेसल्स को तो कंट्रोल ब्लीडिंग या कंट्रोल हेमरेज ब्लीडिंग, वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है। सेकेंडली वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड है
तो कॉन्स्ट्रिक्टेड वेसल में एंट्री ऑफ द एलए सॉल्यूशन कम होगा तो टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज टॉक्सिसिटी। सीधी सी बात है, वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड है, एलए उसके अंदर जा नहीं पा रहा है, डायलेट होती तो चला जाता, बट इट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसमें एंट्री हो नहीं सकती, और तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी कम हो गई। अब टॉक्सिसिटी कम हो गई, अब वो एंट्री नहीं कर रहा है, वो उसी लोकेशन पे प्रेजेंट है जहां पे वो नर्व है, जहां वो स्पेशलाइज एरिया जहां पे हमने लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डिपॉजिट किया है वो वहां पे प्रेजेंट है, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी तो बढ़ेगा। अगर वो वेसल में चला जाता, ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता तो ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाता। तो इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और ऑनसेट भी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम मात्रा में या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रेजेंट है, तो ऑनसेट भी फटाफट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन है वेसोकंस्ट्रिक्टर के। तीसरा जो कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड दैट एजेंट इज नोन एज सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इस पर्टिकुलर एजेंट का काम क्या है? ये एजेंट, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्सपोजर के साथ डिटोरेट होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन रोकने का काम करता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर के ऑक्सीडेशन को रोकने का काम कौन करता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमने उसमें डाल रखा है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया। अब सोडियम मेटाबाइसल्फाइड वेसोकंस्ट्रिक्टर को डिटोरेट या टूटने से बचा रहा है, तो शेल्फ लाइफ भी बढ़ रही है। जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज योर प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में मिथाइल पैराबेन प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन बहुत बार बार ये पूछा जाता है कि अगर एलए से एलर्जी हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? वो हो रही है प्रिजर्वेटिव की वजह से, और ये सबसे बड़ा कल्प्रेट है मिथाइल पैराबेन। पांचवा जो कंपोनेंट है दैट इज योर फंजीसाइड। क्योंकि सॉल्यूशन में फंगस लगना बहुत कॉमन है, तो हम थाइमोल डाल देते हैं ताकि वो फंगल इन्फेक्शन से बची रहे। छठा है व्हीकल, व्हीकल, और व्हीकल हम डालते हैं सोडियम क्लोराइड या रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, कुछ भी डाल लें, व्हीकल, सोडियम क्लोराइड या रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। ये बात हुई हमारी कॉम्पोजिशन की। एक्सक्रीशन वाला पार्ट जो होता है टोटली किडनी पे डिपेंड करता है। किडनी अगर सही है तो लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन एक्सक्रीट हो जाएगा, चाहे वो एस्टर टाइप का हो, चाहे एमाइड टाइप का हो, चाहे वो सेंट ब्यूक्राइडीन हो। बट किडनी वाले पेशेंट्स में जो क्रोनिक रिनल डिजीज के साथ है, बहुत दिनों से वो क्रॉनिक मतलब कंडीशन, उन केसेस में हम लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन यूज नहीं करते, हमें कोई और दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। देन कमिंग टू द आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका कॉम्पोजिशन हो गया, आपके क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज कर रहे हैं हम दैट इज लिग्नोकेन, और लिग्नोकेन भी हम 2% कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं। लिग्नोकेन को हम 2% कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इसको दिया किसने था? लॉफग्रेन। ये बंदा था जो ये लेके आया था, लॉफग्रेन। 2% का मतलब होता है कितने? 2000 मिलीग्राम इन 100 ml, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि 1 ml में कितना हुआ, तो आप कर सकते हैं इसको। आप 1 ml को इधर ले आइए, और थोड़ी मैथ्स कमजोर है, एक्स को इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। ओके, एक्स इज इक्वल टू 2000 अपॉन 100। 1 ml में 20 मिलीग्राम, 1 ml में 20 मिलीग्राम, 1 ml में 20 मिलीग्राम हो गया। नाउ
कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर 1 ml में 20 मिलीग्राम है तो मैक्सिमम डोज अगर मैं मानूं, किसी सपोज करो 500 मिलीग्राम सेफ डोज है, आप दे सकते हो, तो 500 मिलीग्राम में कितनी होगी, कितने एमएल की जरूरत पड़ेगी? अगेन एक्स, फिर वही बात, एक्स इज इक्वल टू 500 अपॉन 20, ml। अगर एक सिरिंज 2 ml की है तो कम से कम 12 सिरिंज आप दे सकते हो सेफली पेशेंट को, ये इसका मतलब हुआ। अगर एक सिरिंज 2 ml की है, अगर लोकल एनेस्थीसिया आपने 2 ml का लोकल एनेस्थीसिया आपने दिया, तो आप मैक्सिमम कितने ml दे सकते हो? दैट इज योर 12 सिरिंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वेजोकंस्ट्रिक्टर की बात करें तो वेजोकंस्ट्रिक्टर अगर हेल्दी पेशेंट है तो मैक्सिमम डोज जो हम हेल्दी पेशेंट में दे सकते हैं दैट इज योर 0.2 मिलीग्राम। और अगर मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, इन केसेस में मैक्सिमम डोज रहेगी 0.04 मिलीग्राम। अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से बहुत हो सकता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो मैं समझता हूँ दैट इज योर एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी की बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इसमें होगी, और इसको कहेंगे हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। इसमें जो मैनेजमेंट पार्ट रहता है हमारा, वो मैनेजमेंट पार्ट क्या रहेगा कि हमें जैसे ही पता लगता है कि पेशेंट एनाफाइलेक्सिस में चला गया तो वो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको स्वेटिंग होगी, और शरीर उसका नीला पड़ने लग जाएगा, सॉरी पेल पड़ने हो जाएगा, सफ़ेद होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा गैस्प करने लग जाएगा, इचिंग होगी, चारों तरफ खुजली होगी, मतलब इस तरह के को वो सिम्टम देने लग जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऑक्सीजन उसको लगानी है। हमें सबसे पहले 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन में 0.5 ml सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर ADR देना है। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन। 1:1000 0.5 ml सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन हमें इंजेक्ट तुरंत करना है, और साथ के साथ हमें 100 mg हाइड्रोकॉट भी देना है, ताकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है उसका, हाइड्रोकॉर्टिसोन। पर इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कंडीशन डेवलप ही ना हो तो कभी भी जब कोई पेशेंट आता है, आप सबसे पहले उसका पैच टेस्ट करें। उसमें कुछ नहीं होता है, हल्का सा 0.2 to 0.3 ml आप सबक्यूटेनियस इंजेक्ट करें, और 5 से उस जगह पे एक सर्कल बना दें, और सर्कल बना के पेन से उस जगह पे जहाँ पे इंजेक्ट किया वहाँ सर्कल बना दें, और उसके बाद आप थोड़ी देर देखिए, 5-10 मिनट रुक के देखिए। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं डेवलप हो रहे हैं, दैट मीन्स यू कैन सेफली एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया। Then the complication can be syncope. Syncope is nothing, it is a transient loss of sensation, loss of consciousness, sorry. It is a transient loss of consciousness due to reduced cerebral blood flow. Local anesthetic agent को देने से कई बार पेशेंट सिनकपी में चला जाता है, और ये नॉर्मल है, इससे घबराए नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को देखना है, उससे कम्युनिकेशन बनाना है। पेशेंट आफ्टर गिविंग LA घबराहट, एंग्जाइटी में चला जाता है, उसको पर्सपिरेशन होने लग जाता है, नॉजिएटिंग फीलिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, उसके अलावा उसकी बॉडी ठंडी होने लग जाती है, और धीरे धीरे वो कॉन्शियसनेस लूज करने चला जाता है। तो उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके रखें, और तुरंत उसको सुपाइन पोजीशन में ले आए, उसका हेड डाउन और लेग्स एलिवेटेड पोजीशन में ले आए, जिसको रिवर्स ट्रेडेनबर्ग पोजीशन भी कहते हैं। तो उस वाली पोजीशन में क्या होगा कि पेरिफेरल जो ब्लड है वो सेरिब्रल एरिया की तरफ मूव करेगा, और वापस से उसको कॉन्शियसनेस गेन हो जाएगी। या फिर आप अमोनिया उसको सुंघा दें, जो कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। अमोनिया उसको आराम से सुंघा सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा। या फिर आप उसके नाक पे पिंच करें, या पानी
थोड़ा से पानी को स्प्रिंकल करें उसके आंख पे, तो पेशेंट 2 4 5 10 मिनट में अपनी कॉन्शियसनेस वापस रीगेन कर लेगा। ध्यान इतना रखना है कि वाइटल स्टेबल रहे, आपको ब्लड प्रेशर, उसकी हार्ट रेट और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करके रखना है, और कूल एंड काम रहे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट सिनकपी में चला जाता है और बहुत आसानी से वापस रिवर्ट भी हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस में जैसे हमने हाइपर सेंसिटिविटी बात की, हमने सिनकपी की बात की, एक चीज़ है कि लो डोज पे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, लो डोज पे। लेकिन अगर डोज आपने बहुत ज़्यादा दे दी, आपको डोज का अंदाज़ा नहीं रहा, तो वो अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। और सिमिलरली कार्डियक इश्यूज की बात करें तो लो डोज पे वो कार्डियक स्टिमुलेंट होता है, लेकिन हाई डोजेस पे वो कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक कार्डियक इश्यूज पे आया कि अगर एरिथमिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका लिग्नोकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये एरिथमिया को रिवर्ट करता है और इसको हम ज़ाइलोकेन भी कहते हैं। मैं बात करूं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, अगर रिएक्शन की बात करूं कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से इसका एक्शन होता है, तो मैकेनिज्म एक्शन के लिए समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल नर्व की फिजियोलॉजी या नॉर्मल नर्व का कंडक्शन समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले क्या होगा, सपोज कोई भी नर्व है और ये उस नर्व की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सपोज -70 मिलीवोल्ट। अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, आपने स्टिमुलस दिया, बाहर से कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने का मतलब होता है सोडियम अंदर आया, कैटाइन बाहर से अंदर आ गया। कैटाइन बाहर से अंदर आ गया, अभी तो ये रेस्टिंग स्टेज में था, तो थोड़ा सा ऊपर वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करने लगा। सपोज करो -60 -50 पे -50 मिलीवोल्ट। इस पोजीशन पे आने के बाद तुरंत क्या होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्या ओपन हो जाते हैं? वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स है, ओपन हो जाते हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसको हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज दैट पोटेंशियल एट विच वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स आर ओपन। अब ये ओपन हो गए तो क्या होगा, बाहर से सारा का सोडियम अंदर आने लग जाएगा, पॉजिटिव कैटायन अंदर आने लग जाएगा। तो ये जो माइनस वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव साइड में मूव करने लग जाएगा। पॉजिटिव साइड में मूव करने का सपोज 0 तक आ गया और +10 तक आ गया, +10 तक ये पहुंच गया। हुआ क्या एक्चुअली, -70 पहुंच गए। नेगेटिव पोलैरिटी है, ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है ये रिवर्स हो गई है। इस पोलैरिटी को, नेगेटिव जो है वो रिवर्स हो चुका है। रिवर्स होने का मतलब हो गया इट इज डिपोलराइज्ड। तो नर्व क्या हो गई है? डिपोलराइज्ड। अब डिपोलराइज होने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए एक प्लेटू फेज आता है जिसमें क्या होता है, 2 चैनल्स ओपन हो जाते हैं और उन दोनों चैनल्स का नाम है कैल्शियम चैनल। ये वाला तो हो गया कैल्शियम और ये वाला हो गया पोटेशियम, ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम, पोटेशियम तो बाहर जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा? 0। तो ये प्लेटू फेज क्या रहेगा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम चैनल से पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो नेट रिजल्ट इज 0। अब क्या होगा, ये चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा। तो बहुत सारा पोटेशियम जो सेल के अंदर है, बिकॉज सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम, बहुत सारा पोटेशियम है वो बाहर जाने लगे जाएगा। तो धीरे 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 अंदर की जो है पोलैरिटी वापस नेगेटिव हो जाएगी। तो वी कॉल दिस थिंग इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। बात करें एलए की, लोकल एनेस्थेटिक को हमने कहा था कि ये कंडक्शन को भी रोकता है, ये एक्साइटेबिलिटी को भी कम कर देता है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है बेसिकली इन सोडियम चैनल्स पे एक्ट करता है, यहाँ पे आके बैठ जाता है और इनको काम ही नहीं करने देता। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर
थ्योरी, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके ये ब्लॉक कर देता है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो थ्योरीज हैं वो क्या है, एसिटाइल कोलिन थ्योरी, एसिटाइल कोलिन थ्योरी ये रिजेक्ट हो गई। इसके अलावा कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ये रिजेक्ट हो गई। इसके अलावा मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी ये रिजेक्ट हो गई। सरफेस चार्ज थ्योरी और स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी। स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मानी गई है वो है स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट सोडियम चैनल में आके ब्लॉक कर देता है और सोडियम के एंट्री को रोक देता है। बाकी सारी की सारी थ्योरीज डिस्कार्ड हो चुकी हैं। ये हुई बात इसके मैकेनिज्म की कि ये काम कैसे करता है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कैसे नर्व कंडक्शन को रोक देता है। अब मैं बात करूं कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है जब आप लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देंगे, तो ये डिसोसिएट हो जाता है एक पोलर कंपोनेंट में, एक नॉन पोलर कंपोनेंट में, हाइड्रोजन आयंस में। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आया जिसके दांत just apical to the tooth is abscess and you give local anesthetic agent and that local anesthetic effect is not produced and patient still experiences the pain. So what is actually happening in that condition, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नर्व है, नर्व की जो मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स को पेनिट्रेट करने के लिए हमें पोलर कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, हमें नॉन पोलर कंपोनेंट की जरूरत है। और ये ही कंपोनेंट जो अंदर आएगा, आरएन अंदर पहुंचने के बाद, नर्व के अंदर पहुंचने के बाद H प्लस से जुड़ के और ये RNH प्लस बना देगा और ये जो है रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, सोडियम चैनल को जाके ब्लॉक कर देगा और लोकल एनेस्थेटिक का इफेक्ट आने लग जाएगा। अब बात करते हैं हम एब्सेस की। किसी पेशेंट में एब्सेस है, एब्सेस होने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि एब्सेस वाला जो एरिया है दैट इज एसिडिक, पीएच का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच का ये रिलेशन होता है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एब्सेस वाली कंडीशन में पीएच क्योंकि कम हो गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। एसिडिक एनवायरनमेंट में पीएच कम होता है, एल्कलाइन एनवायरनमेंट में पीएच बढ़ जाता है। तो अगर पीएच कम हो गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहां बढ़ गई तो रिएक्शन विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स बैक, फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड की तरफ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये कंपोनेंट बढ़ गया है तो इससे मिलके ये कंपोनेंट ज्यादा बनेगा, आरएनएच प्लस ज्यादा बनेगा। पर जब ये ज्यादा बन गया तो क्या ये एंटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर ये एंटर ही नहीं कर पाएगा अंदर तो क्या लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अपना इफेक्ट शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि एब्सेसिस में आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया लेकिन पेशेंट को फिर भी द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द पेन। हमें क्या करना चाहिए? हमें बाइकार्ब ऐड करनी चाहिए, बाइकार्ब या CO2 ऐड करनी चाहिए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में, ताकि वो थोड़ा न्यूट्रलाइज करे। और वैसे बाइकार्ब का बहुत अच्छा एक और फंक्शन है कि जो लोकल एनेस्थीसिया में होती है, जो इनिशियल पेन होता है वो भी उसको कम करता है बाइकार्ब। बाइकार्ब क्या कर रहा है? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के फंक्शन को या उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो हम इसको ऑन स्विच कहेंगे। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का ऑन स्विच क्या है? बाइकार्ब। तो बाइकार्ब हमने ऐड कर दिया और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एक्ट करने लग गया। इसी क्यों, बिकॉज हमने इसको ऑन स्विच कह दिया, तो अब बात कर लेते हैं ऑफ स्विच की भी, कि भाई लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट को रिवर्स कौन करता है या उसको इफेक्ट को कम कौन कर देगा। कई बार क्या होता है, आपने बच्चों को इंजेक्शन दिया इंफीरियर एलिमेंट नर्व ब्लॉक, उससे आधी टंग, आधी एक साइड का लिप जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है, 2-3 घंटे तक एनेस्थीसिया रहता है। लेकिन बच्चे बच्चे ही हैं, अगर उन्होंने गलती से उस लिप को काट खाया या कुछ और कोई चीज़ खा ली जिसकी वजह से टंग बीच में आ गई, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के चांसेस होते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। तो उन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को रोकने के लिए, हम क्या करते हैं, तुरंत बाद हम कोई ऐसी चीज से एलए का इफेक्ट कम हो जाए, और उसका नाम है फेंटोलामीन। उसको हम क्या कहेंगे? फेंटोलामीन मी साइलेट। So this is the off switch. Sorry, this was on switch.
दिस वॉज ऑन स्विच एंड दिस वॉज ऑफ स्विच। ये एलए के इफेक्ट को कम कर रहा है, ये एलए के इफेक्ट को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, कई बार एलए देते वक्त इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक की बात करें तो इंफीरियर नर्व ब्लॉक अगर आपने एग्जैक्ट लोकेशन पे ना क्लियरली दे दिया तो कई बार निडल जो है पैरोटिड कंडीशन में, बिकॉज पैरोटिड ग्लैंड में क्या है, ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, तो आपने अगर पैरोटिड ग्लैंड में लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को आपने डिपॉजिट कर दिया तो उस केसेस में भी एक ट्रांजिएंट फेशियल नर्व पैरालिसिस टाइप की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। हालांकि वो ट्रांजिएंट है, पेशेंट को आपको सिर्फ कन्विंस करना है, उसको थोड़ा काम डाउन करना है कि ये जो आपका थोड़ा वो मुंह टेढ़ा वेढ़ा हुआ है तो वो कुछ देर की बात है, एलए का इफेक्ट खत्म होगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो इट इज कॉम्प्लिकेशन विद इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक स्पेशली। इसके अलावा आप लोकल एनेस्थेटिक एजेंट अगर पीएसए टाइप के, जैसे पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे रहे हैं आप, और आप एलए को इंजेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं ली थी तो उस जगह पे जहाँ पे आप एक्चुअली पीएसए नर्व ब्लॉक देते हैं वहाँ पे टेरिगॉइड विनस प्लेक्सस भी प्रेजेंट होता है, और अगर आपने उसको पियर्स कर दिया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है और हेमेटोमा फॉर्मेशन होने के चांसेस है। तो ये दोनों जो कॉम्प्लिकेशन है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक के साथ ट्रांजिएंट फेशियल नर्व पैरालिसिस और पीएसए नर्व ब्लॉक के साथ हेमेटोमा में अगर डेवलप हो गया, एकदम से पेशेंट के सूजन आ जाएगी और बहुत ही सडन टाइप की इडीमा होगी वो, और उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आप कोल्ड पैक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, हेमेटोमा ऑटोमेटिकली 2-4 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। एंटीबायोटिक इसलिए देंगे ताकि गलती से उस हेमेटोमा वाले एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो फॉर अ सेफर साइड एंटीबायोटिक्स चालू कर देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना ही देना है। तो ये सारी बातें हमने की लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की। आपको ये देखना है कि छोटे छोटे कंडीशंस में या किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस में किस तरह का एल है। जैसे शॉर्ट एक्टिंग है, लोकल प्रोकेन आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग में। छोटे बच्चे हैं उनमें आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ नहीं करना है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं रखना है, तो आप प्रोकेन यूज़ कर ले। ये जेली फॉर्म में भी आता है। प्रोकेन सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक की बात करें तो टेट्राकेन है, जो कि 16 टाइम्स टॉक्सिक हो जाता है प्रोकेन से। ड्यूरेशन की बात करें, कोई लंबी सर्जरी चल रही है, अगर आप थर्ड मोलर सर्जरी कर रहे हो, आपको पता है कि पोस्ट ऑप पेन होगा, तो आप ब्यूपीवकेन भी दे सकते हैं। आजकल स्पाइनल सर्जरीज में ब्यूपीवकेन का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप ब्यूपीवकेन एटिड्रोकेन भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्राइलोकेन की। यूटैक्टिक मिक्सचर बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज एमला? एमला इज यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इसमें कुछ नहीं है, 2.5% लिग्नोकेन प्लस 2.5% प्राइलोकेन आप यूज करेंगे। क्रीम फॉर्म में आता है ये, और आप जब भी आपको सरफेस एनेस्थीसिया चाहिए, मान लो आपको कैनुला इंसर्ट करना है, आपको ड्रिप लगानी है, उससे पहले आपको कैनुला इंसर्ट करना है, तो आप थोड़ा सा सरफेस पे अप्लाई करें तो आपको पेन नहीं होगा। वेनी पंक्चर, दैट कंडीशन है वेनी पंक्चर, या फिर सर्कमसिजन वाले एरिया, सर्कमसिजन टाइप के प्रोसीजर्स में आपको यूटैक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पिल्लोकेन एक मेटाबोलाइट रिलीज करता है जिसको कहते हैं ऑर्थोटोलुडीन। ये जो मेटाबोलाइट है इस एक्सेस फॉर्म में क्या कॉज करेगा? मेट हीमोग्लोबिनीमिया। तो इसका भी ध्यान रखना है अपने को कि पिल्लोकेन हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये मेट हीमोग्लोबिनीमिया भी कॉज कर सकता है। तो ये सारी बातें हमने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में की। आई होप मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ कमी रहती है तो यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड solve your queries. Thank you so much.